अभी आपके पास भाई 10 से 15 दिन का समय है, आपके 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है। पहला आपको जानते हैं एसएसटी का पेपर है, रगड़ मारो भाई, ऐसे क्वेश्चन कर डालो, पूरा पेपर सेट। समझे दोस्त, इतना ही कह सकता हूँ, आगे तो भाई आप लोग खुद ही जिम्मेदार हो। फिर उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखोगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पूरा ट्रिक बता दिया इस सेशन में। फिर यहाँ पे लिबरल रेडिकल में क्या तरीके डिफरेंशिएट था, उस तरीके से किस तरीके से आप वहां पे आंसर ढूंढो कि कैसे कैसे आंसर बनाकर लिख सकते हो, ये सारी चीजें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप ये सामने देख ही रहे हो मेरे भाई, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया आपको, उसके साथ साथ में मैथ का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और ये सारी बता दी क्या क्या रीजन थे। तो मोस्ट है वीडियो कंप्लीट देखो, आपका पूरा काम सेट। थैंक यू सो मच भाइयों। मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। मेरे भाई अगर आप क्लास 9th में हो तो ध्यान से सुनना, अगर आपके हिस्ट्री में कभी आप डरते होंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मेरे भाई खास करके ये वीडियोस एनुअल एग्जाम के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में भी हो, अगर आप क्लास 9th में हो, आपके पास हिस्ट्री है, तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर से आपके जो भी 10 से 20 मिनट की क्लास होगी, इससे ही आपके सारे क्वेश्चंस क्लास होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूजुअल आपने प्रीवियस में देखा है कि एसएसपी से सारे क्वेश्चंस आपके क्लास होते हैं। तो मेरे भाई क्लास 9th में हो तो ध्यान से सुनना, जो जो चीज बताऊं उसको फोकस करना, जो जो मैप बताऊं उसको भी फोकस करना, क्योंकि हिस्ट्री में आपके 2 नंबर के मैप आएंगे, ज्योग्राफी से 3 नंबर के मैप आएंगे। मैप ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरे भाई आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, आप बस दिल थाम के देख लो। और मैंने जैसे आपको यहाँ पे लिख के बताया है कि क्योंकि अपन तो फेक वाला काम करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये भाई श्री रामचंद्र जी के नाम लेते हैं और ये एक तरह से रामायण समझो आप अपने लिए। तो मेरे भाई इसमें 2 चैप्टर की बात करूंगा मैं आपके सामने। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मेरे भाई याद रखना, ये वो वाला रशियन मत समझ, अच्छा हमको सिखा रिया है ना जो आजकल ट्रेंड में चलता है ना भाई। तो ये रशियन रेवोल्यूशन था, वहां पे किस तरीके से युद्ध हुए, समझ रहे हो ना तुम? है भाई बालक साहब, जितने हमारे भाई लोग सब तो समझ रहे हो। है देखो चैप्टर 2 की बात करते हैं, सोशलिज्म यूरोपियन रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्त, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इनमें से आपके 2 तो सबसे पहले एक एमसीक्यू टाइप कट जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको एमसीक्यू कैसे आने वाला है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो थीम है आपके जो जैसे बुक्स है, अगर बुक्स के ऊपर आपने देखा होगा इनके टॉपिक्स बने होते, उनके सब टॉपिक भी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं वो समझो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन में, सबसे पहले एक ये कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स एंड ये रेडिकल्स। आप जानते हो ये जो आपके पास रेडिकल्स थे ये बहुत अच्छे थॉट्स वाले थे, आपको क्या है इनके बीच में डिफरेंशिएट आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई? इनके बीच में आप क्या देंगे? डिफरेंशिएट। चाहे वो यूं कहते कि भाई आप बताओ लिबरल एंड रेडिकल, इनके थॉट्स आपस में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट थे। अगर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा तो दूसरा क्वेश्चन मान लो इस तरीके से बना दिया कि भाई रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव में किस तरीके से आपस इनकी थॉट डिफरेंट थे, समझ रहे हो? फिर अगले मान लो कभी आपके सामने ये क्वेश्चन बन गया कि भाई जो लिबरल है ये कंजर्वेटिव से, कंजर्वेटिव लिबरल से किस तरीके से डिफरेंट सोचते थे। अगला थॉट ये बना सकता है, क्योंकि ये लिबरल आप कंजर्वेटिव हो गया, फिर इसके बाद में कौन कौन से बच रहे आपके? रेडिकल का ये वाला, हाँ लिबरल और ये वाला कंजर्वेटिव वाला। सपोज कर लो एक ये लिबरल कंजर्वेटिव तो हो ही चुका है, मतलब आपके 6 आपके पास पूरी पूरी इक्वेशन बन सकते हैं रेडिकल्स के, और ये आपके सामने लिबरल के, और ये आपके कंजर्वेटिव के। ध्यान से सुनते जा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। वैसे भी इसका पीडीएफ आपको अपने एसएस पाठशाला के ऐप पे मिल जाएगा, और मैथ्स के लिए तो मेरे भाई आपको अपने ऐप पे रामबन दिया हुआ है, ई बुक में आप उसे जाके देख सकते हो, ले सकते हो। देखो भाई ये जो आपके पास कंजर्वेटिव था, ये जो लिबरल था, ये रेडिकल था। रेडिकल की बात करते हैं, रेडिकल जो चाहते थे गवर्नमेंट बेस्ड, मेजोरिटी बेस्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है भाई। अपोज द प्रिविलेजेस एंड द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्थ फैक्ट्री ओनर्स, मतलब ये चाहते थे कि भाई ऐसा है जो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो प्रिविलेजेस है उसके बेस पे सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेनी ऑफ देम आल्सो सपोर्ट द वीमेन सफरेज एंड वुमेन, मतलब महिलाओं को आगे लाना चाहते थे, वोट डालने का अधिकार देना चाहते थे। सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ द पॉवर्टी इन द हैंड ऑफ द फ्यू, मतलब ये चाहते तो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ये नहीं चाहते थे कि भाई सभी के, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास
प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उसी तरह से लिबरल भी इंपॉर्टेंट था, ये भाई सारे सारे रिलीजियस के धर्म रिलीजियस बेस पे चाहते थे। अपोज द अनकंट्रोल ऑन ऑफ द किंग, मतलब कि किंग के जो कंट्रोलिंग पावर था, अनकंट्रोल पावर, उससे दूर हटाना चाहते थे। सपोर्टेड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, सबका अपना अपना राइट्स होना चाहिए। सपोर्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बिल्कुल ही आप इसकी बात देखोगे तो ये आपको एज अ यहाँ पे ये ऑटोक्रेसी नहीं, ये आपको एक डेमोक्रेसी दिखेगा। समझ आ रहा मेरे भाई? तो लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, और आपके इन तीनों में से कोई भी दो डिफरेंशिएट बन जाएगा। ध्यान सुनते जाओ, पूरा पेपर सेट है आपके मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने एक वर्ड आता है ऑटोक्रेसी। अगर मान लो कभी भी ऑटोक्रेसी का मतलब समझ रहे हो, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल, जो एक पर्टिकुलर पर्सन के अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑन इंडिविजुअल वन पर्सन, किसी एक पर्सन के द्वारा वो कंप्लीट सरकार चलाई जाती है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे द रूल बाय द किंग विद द एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ही पर्सन है, उसी के पास कंप्लीट पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, उसे हम क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी। समझे मेरे भाई? जैसे मान लो ऑटोक्रेसी, जैसे मैंने आपको बताया ये हो गया ऑटोक्रेसी, ठीक भाई। क्या था? क्रेसी मतलब होता है रूल, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद के द्वारा चलाया गया रूल, ऑटोक्रेसी हो गया। उसी तरह से अगर आप बात करते हो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी, क्या दोस्त यहाँ पे डेमो CRACY, क्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है पीपल, क्या होता है पीपल, क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल, तो डेमोक्रेसी जो जनता द्वारा रूल किया जाता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एज यूजुअल मेरे भाई, सीधी सीधी बात है। अब बस देखते जाओ यहाँ पे SSP मतलब किंग ऑफ कंटेंट, जो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर एक आप टॉपिक करके जाना यहाँ पे ब्लडी संडे, यहाँ पे कह रहा है 100 workers were killed around 300 wounded and when the processions of the worker near Winter Place was the attack by the police and this incident is known as a Bloody Sunday और it started series of event at the became known as a 1905 revolution, और इसको क्या बोला 1905 revolutions भी बोला। अगर बोला जाए 1905 revolutions को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। समझे मेरे भाई? आगे देखो, फिर आप ड्यूमा, आप जानते हो एक नंबर के MCQ में आ जाता है आपका। ड्यूमा जो है ये रशियन पार्लियामेंट को कहते हैं, ठीक भाई, एक नंबर का क्वेश्चन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये आपको पता है कि 1940 से लेके मतलब 1914 से 18 तक चला था, और जो सेकंड वाला था जो कि 1939 से ये 1945 तक चला था, जहां पे आप यहां पे देखोगे हिटलर का जो राइज हुआ था और जो कि जापान के ऊपर यहां पे बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, जो कि 1945 में आपको 6 अगस्त का डेट था और 9 अगस्त का डेट था। एक और बम गिराने वाला था जो कि 15 अगस्त का डेट था, बट अगली बार ये 15 अगस्त को उन्होंने सारी जो भी आप अभी आगे देखोगे एग्रीमेंट होने बाद इसको मना किया गया था। समझे? तो एक आपके फर्स्ट वर्ल्ड, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको दिखेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वहां के इकोनॉमिकल सेक्शन पे और ये पॉलिटिकल सेक्शन पे। क्वेश्चंस यहां से बनेगा, आगे मैंने दिया है आपको और उनका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कैसे लिखना है जिससे आप पूरे अच्छे नंबर ला पाओ। तो मेरे भाई उसके बाद हो गया, फिर आप जानते हो यहाँ पे दो पार्ट्स थे, एक तो सेंट्रल पावर था, एक आपके पास अलाइड पावर था। मतलब दो गुटों की लड़ाई थी, कभी भी लड़ाई होती तो दो ही जने को होती है, जैसे आप स्कूल में देखते होगे इधर उधर करके, है ना भाई। जैसे मान लो जर्मनी सेंट्रल पावर में था, ऑस्ट्रिया और यहाँ पे टर्की। तो भाई ये बताओ ये जो ऑस्ट्रिया है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया या जर्मनी? टर्की एंड और भी कंट्री थे यहाँ पे। अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे, ठीक भाई। देन फिर उसके बाद एक आपके सामने फरवरी रेवोल्यूशन है, ये आपके मिड टर्म में आया था। किसमें भाई? ये आपके मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर में देख लो, फरवरी रेवोल्यूशन आया था और ये कब हुआ था 1917 में। देयर वाज अ acute shortage of food grain in workers। देखो भाई ये shortage food in the workers quarters lead to many for protest and soldiers also join the striking workers and sensing the trouble। मतलब कि आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इसका आप छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन बुक से निकाल लेना। आप ब्लडी संडे का भी देख लेना, सिविल वॉर का भी देख लेना, ब्लडी संडे का भी देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने कलेक्टिज्म, ये याद रखना कलेक्टिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब सारी चीजें हो गई, युद्ध जो भी जितना चीज क्लेश था सब खत्म होने के बाद जो कलेक्टिज्म आया, जो आप जानते हो यहाँ पे स्टालिन स्टार्टेड द कलेक्टिविज्म्स प्रोग्राम इन द रशिया। तो एक नंबर का एमसीक्यू भी आपके सामने बनेगा कि भाई ये बताओ कि रशिया के अंदर में ये जो था कलेक्टिविज्म प्रोग्राम कौन लेकर आया था, तो ये स्टालिन लेकर आया था। कौन लेकर आया था भाई? स्टालिन। तो याद रखना जो
स्टालिन था, स्टालिन वहां पे रशिया के अंदर में कलेक्टिव प्रोग्राम लेकर आया था जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला था एज अ डेमोक्रेसी के थॉट पे। तो जैसे आप सामने देख सकते हो यहाँ पे, अंडर दिस पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू the peasants were to forced to cultivate it in the collective farms and the bulk of land and the implemented were the transferred to the ownership of collective farms. Peasants work on the land and the kolkhoz profits was share. सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कह रहा है how was Russian society socialized, किस तरीके से हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट था नेशनलाइज्ड ऑफ द बैंक एंड इंडस्ट्री, वहां पे जितने भी बैंक थे, इंडस्ट्री थे, सबको नेशनलाइज कर दिया। अब किसी भी तरीके से ऑटोक्रेसी की बात नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल के हाथ में कोई पावर नहीं होगा, समझे दोस्त। सेकंड, आपके पास वहां पे कलेक्टिव फार्मिंग होने लगी। जब कलेक्टिव फार्मिंग होने लगी उसके बाद में सेंट्रल प्लानिंग, बिगिनिंग ऑफ द 5 इयर्स प्लान। उसी तरीके से क्या हुआ कि वहां के जो रशियन रेवोल्यूशन थे, रशिया के अंदर में सरकार ये सोचने लग गई कि भाई किस तरीके से हम अपने देश की मतलब इकोनॉमिक को बढ़ाएं, जिस वजह से सेंट्रल ने ये प्लान किया कि 5 ईयर प्लान, क्या भाई, PYP, जो कि भारत ने भी 1951 में रिलीज किया था और चाइना 1953 में किया था, और पाकिस्तान जानते हो हम लोग करते तो उसको पीछे पीछे आता है 1956 में ये 5 ईयर प्लान था, समझे मेरे भाई। उसके बाद में और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे मॉडलाइज्ड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द वर्कर्स। वर्कर पहले क्या होता था, वहां पे महिलाओं को, वर्कर्स को काम ज्यादा कराया जाता तो वेजेस कम मिलते थे, रहने ठिकाने नहीं होते थे, बट अब यहाँ पे उन्होंने बोला करना है भाई तुझे। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पब्लिक हेल्थ केयर, और उसने कहा कि भैया तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्थ सर्विस को चीप करना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा। तो क्या आपको दिख नहीं रहा, ये कलेक्टिज्म जो है, ये स्टालिन एज एक तरह से ये डेमोक्रेसी वाली फीलिंग दे दिया किसको, पूरी रशिया को, है ना भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली पॉइंट समझना, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये कुछ कंसेप्ट थे। अब आपके सामने छोटा सा प्यारा सा आपके सामने मैं अर्सेशन रीजन भी समझा दूंगा, जैसे मैंने पीछे आपको सारा समझा ही दिया है कि मेरे दोस्त किस तरीके से स्टालिन ने कलेक्टिव रशियन के ऊपर में, मतलब रशियन रेवोल्यूशंस में काम किया। उसी तरीके से अब आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके सामने होगा ये होमवर्क में, कि आइडेंटिफाई द पोस्टर फ्रॉम द गिवन। ये जो पोस्टर है ये कौन है, इसमें व्लादिमीर लेनिन है, हिटलर है, लुई 16 है, या तास निकोलस II है। तो मुझे आप लोग सभी जने इसका कमेंट करके बताओगे, और भाई कमेंट एक पर्सन का होना चाहिए, जितने भी हमारे शेर नहीं है सभी का कमेंट होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, अगर आपको ये भी मुझे सब कमेंट करके बताओ आपके मिड टर्म में कितने नंबर आए थे। मेरे भाई याद रखना, ये चैनल पे आपको ना तो हंसी मजाक दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरी बातें दिखेंगी, और कहने का मतलब एक ही होगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। मेरे को भाई वो चीजें नहीं आती, पढ़ाई के साथ मैं कोई मजाक नहीं करता। ये मेरी भाई पता नहीं क्या कह सकते हो, स्पेशलिस्ट समझो जो भी, ठीक दोस्त, समझो यहाँ से। फिर अगर बोल्शेविक पार्टी क्या है, वो रीनेम, अगली बार आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है बोल्शेविक पार्टी का, जो सोशलिस्ट आंसर बता रहा हूं मैं, तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसका क्या नेम था, क्या नाम रखा गया था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल इंटरनेशनल, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड यूनियन ऑफ द यूनियन। तो मेरे भाई ये छोड़ो, आपके सामने इसका आंसर आ गया बी, जो है इसका करेक्ट आंसर है, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। अब समझो जो आप लोग को बहुत ज्यादा दुख देता है कि भाई यहाँ पे हम बहुत दुख में आ जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन अर्सेशन रीजन का होगा, जो कि आपके कंसेप्ट बेस पे होगा। तो चलो इसको देखते हैं मेरे भाई। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपके सामने, यहाँ पे अर्सेशन होगा, एंड देन आफ्टर आपके पास क्या हो, रीजन होगा। अर्सेशन कह रहा है, ये आपके पास देखो कैसे सॉल्व करना है, ये आपके 4 क्या है, उत्तर है, क्या मेरे भाई, ये आपके 4 आंसर है, इनमें से ही आपको आंसर फिल्टर करके लगाने हैं। तो देखो दोस्त कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्वेश्चन ये कहता है, मान लो अर्सेशन ये कहता है 1927-1928 के बीच में जो टाउन था सोवियत रशिया का, वो फेसिंग वाज द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। एक्यूट का मतलब होता है छोटे लेवल पे, है ना, शॉर्टेज पीरियड पे 1927 और 28 में जो रशिया के अंदर में क्या वो लोग सोवियत रशियन जो थे वो फेस कर रहे थे किसको, एक्यूट फूड ग्रेन सप्लाई को। मेरे भाई आपको पता है कि ये बात क्या है, सच है। उसके बाद में रशियन रीजन देखो, द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड टू द गवर्नमेंट। अब देखो उन्होंने कहा जो सरकार ने एक फिक्स प्राइस दी थी, MSP दी थी, उस पे उन्होंने मना कर दिया बेचने से, लेकिन सारा प्रोडक्ट किसको बेचना था, सरकार को। आप जानते हो वहां पे ये भी बात क्या है, सही है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो बोथ अर्सेशन रीजन करेक्ट, ये भी बात सही कह रहा है, बोथ अर्सेशन रीजन। ये
ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये तो आपके सही है, आगे पढ़ो। द ट्रू रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो रीजन है क्या एक दूसरे के बीच में इंटरलिंक है, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? हाँ भाई रिलेटेड है, याद रखना। ये अर्सेसन रीजन एक दूसरे को, ये दोनों सही है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ अर्सेसन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्सेसन। ये बात सही है। अगर ये दोनों सही होता बट इसका रिलेशन इन दोनों के बीच में इंटररिलेशन नहीं होता तो ये क्या होता? बोथ अर्सेसन रीजन आर करेक्ट बट ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्सेसन। और ये तो दोनों खता ही है, समझ गए? यहां तक तो क्लैरिटी आई गई होगी मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां तक अगर आपने देख लिया, आप लाइक कर दो फटाफट से और मुझे कमेंट करके ये भी बता देना मेरे भाई अगला किस चैप्टर का चाहिए आपको रामबाण। और मेरे भाई याद रखना 10th में भी डंका बजेगा और अभी भी डंका बजाना आपको, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मस्ट फॉलो करना भाई इंस्टाग्राम पे, ठीक है? समीर शाह 18 डाल देना, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, डिफरेंशिएट द आइडियाज ऑफ लिबरल एंड द रेडिकल, मेंशन एनी 3। मतलब कि आपको क्या करना है, खास करके 9th क्लास में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 2020 का, 21 का, जब कोविड से पहले के जितने भी है क्वेश्चन उठा के देख लो, हमेशा क्वेश्चन पूछा है, समझे? तो 25 में भी ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने मेरे भाई। फिर उसके सामने ये कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ऑन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसका। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कर एंड सोशल रिएक्ट टू द अप्रैल थीम्स, इसके ऊपर भी देख लेना आप, ठीक है? अगर मेरे भाई एक बात और, अगर अभी तक आप लोगों ने एसएस पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो और वहां क्लास 9 के ई सेक्शन में जाके मैथ्स के तीनों सेट आप ले लो। आपका मैथ्स का पेपर पूरा पार्ट सेम पैटर्न आपका आएगा और क्वेश्चन आपको पता चलेगा किस लेवल पर पेपर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905। मतलब क्या रहा है, 1905 से पहले रशिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कैसे स्टेटस थे। तो मेरे भाई इन सभी के आंसर्स आपको बहुत प्यारा सा आंसर लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे सके। क्योंकि आजकल क्या होता है, स्कूल में चेक होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा, जो आपके दोस्त यार होंगे उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, भले आप पढ़ने में ज्यादा अच्छे हो। क्यों हो जाते? क्योंकि उनके टीचर से अच्छा रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। क्लास 9th 11th की बता रहा हूं, लेकिन बोर्ड में ऐसा तो होता नहीं है। बट आप टेंशन ना लो, आपको जो प्रिपरेशन करा रहा हूं यहाँ पे, जो मैं आपको थीम बता रहा हूँ, ये एज अ बोर्ड को सोच के बता रहा हूं मेरे भाई। तो इसी तरीके से मैं अभी बता रहा हूं, अभी 2-4 नंबर कम आ जाए मैटर मत करना, ठीक है भाई? बस बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ। क्लास 9th वाले जितने शेयर नहीं हो, आपके सामने ये सारी चीजें हैं। आपको जब भी कभी ज्यादा दिक्कत हो, इनके आंसर्स को मैक्सिमाइज करना है, चैट जीपीटी का यूज करो मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चंस को उठाकर डाला, एनालाइज द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल लाइफ बिफोर द 1905। सबसे पहले आप ये देखो, इसका तो इन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। फिर इन्होंने स्पेशली हर चीज को बताया कि पॉलिटिकल कैसा लाइफ था। तो पॉलिटिकल में पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट बता दिया, तीसरा पॉइंट बता दिया। फिर सोशल में इसने पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया। फिर इकोनॉमिकल में पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया। कहने का मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को जो 5 नंबर में आएंगे या 3 नंबर में आएंगे, आपको सबसे पहले उसे डिफाइन करना है। फिर उनको एक एक मेन टॉपिक, कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पे, ये रहा पॉलिटिकल में हमने सबसे पहले देखा कि एब्सोल्यूट मोनार्की। आपको पता है कि रशिया के अंदर में 1905 से पहले कंप्लीट मोनार्की चल रहा था। हाँ भाई, राजाओं का रूल चल रहा था, ऑटोक्रेसी कह सकते हो यहाँ पे। तो मेरे भाई ये कह रहा है, रशिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईली stratified by social structures and opposite political system under the autocracy and the struggling economic marked by the wide spread of peasant poverty, poor industry। मतलब पूरी गरीबी दिखाना है किस तरीके से राजा के दरबार में राजा जब रूल करता है किस तरीके से। तो भारत में भी मुगल्स लोग ऐसे ही थे, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल में, तो एब्सोल्यूट मोनार्की ये पहला पॉइंट। तो इसमें दिखा रहा है कि रशिया वाज रूल्ड बाय द टेसर्स
Tesslers who had the absolute power with the no meaningful democratic, है ना भाई, मतलब कि ये अपना ऑटोक्रेसी चलाते हैं, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं था। फिर लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब भाई वहां पे सीधे से ऑटोक्रेसी चल रहा है तो लिमिटेड लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर वहां पे कह रहा है पुलिस स्टेट क्या था, द टेस्टर्स द रिजाइम रिलीफ द हैवली ऑन द रिप्रेजेंटेटिव पुलिस विद फोर्स एंड प्रोसेस डिसेंट एंड द मेंशन कंट्रोल, मतलब वहां पे राजा वजीर के अकॉर्डिंग ही सारे पुलिस लोग भी काम करते थे, फोर्स काम करते थे। फिर उसी तरीके से देखो कि सोशल स्ट्रक्चर में पीजेंट क्लास जो वहां पे सबसे पहली बात है, जो किसान लोग थे वो भाई बहुत ज्यादा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वर इम्प्रेसिव, देखो वहां पे गरीबी होता, निर्धनता से जूझ रहे थे। टाइड टू लैंड अंडर द सिस्टम ऑफ सेफ्ट्रोम दैट हैड बीन द एबोलिश इन 19th सेंचुरी बट स्टिल लेफ्ट देम द लिमिटेड राइट्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सोशल में आ जाएगा ये अरिस्टोक्रेसी, द नोबिलिटी ऑन लार्ज ट्रैक्ट टू लैंड होल्ड सिग्नल पॉलिटिकल एंड सोशल पावर, जो एरिस्टोक्रेसी थे वहां पर जो चर्च वर्च में होते थे उनके पास ज्यादा पावर हो जाता था एज कंपेयर टू लोअर पर्सन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ये इंडस्ट्रियल, वहां पे इंडस्ट्रियल लैग था कि जो वहां पे इंडस्ट्री थी वहां पे रशिया के अंदर में वो काफी स्लोअर देन था, है ना, वेस्टर्न यूरोप के बदले। फिर लैंड इनइक्वालिटी, मतलब जिसका जो किसान का खेत वेत हुआ करता तो वो खुद ही वहां पे अपना जमीन वाली नहीं कर सकते थे, ना ही वो अपना प्रोडक्शन कर सकते थे, तो ये सारी चीजें थी। फिर राइज ऑफ प्राइजेस, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा होने लगा, महंगाई ज्यादा बढ़ने लगी, मतलब चीजें ज्यादा महंगा हो रहा, पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ये इन्फ्लेशन होने लगा। ये आपके मेन पॉइंट बन जाते। तो मेरे भाई आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं। अभी आपके पास भाई 10 से 15 दिन का समय है, आपके 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है। पहला आपको जानते हैं एसएसटी का पेपर है, रगड़ मारो भाई, ऐसे क्वेश्चन कर डालो, पूरा पेपर सेट, समझे दोस्त, इतना ही कह सकता हूँ, आगे तो भाई आप लोग खुद ही जिम्मेदार हो। फिर उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखोगे यहाँ पे कहता है भाई कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंपैक्ट द फरवरी रेवोल्यूशंस इन रशिया। आप जानते हैं फरवरी रेवोल्यूशंस, मैंने बताया आपको फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ना है, ब्लडी संडे पढ़ना है, और आपके ड्यूमा तो पता ही करते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट चैप्टर में आते मेरे भाई, ये है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्या था भाई, राइज ऑफ हिटलर, और यहां से भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये अलाइड पावर और यहाँ पे सेंट्रल पावर की कहानी है, और इनमें आप ये सारी चीजें देख लो, और ये सारी चीजें अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपको पता ही है, और आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए हिटलर ने किस तरीके से दबदबा किया था, उनका दबदबा था और कुछ दिन तक रहा था 45 तक। फिर भाई ट्रीटी ऑफ वर्सले, इसको तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 99, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में अभी आगे बताया है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले देखो ये ट्रीटी ऑफ वर्सले जो था, वर्सले क्यों हुआ था, एक्चुअली जर्मन वर्ड था ये क्यों हुआ था, ये मेरे भाई इसके पीछे पूरी जिम्मेदारी किसकी, हिटलर की, मतलब कि कहो तो पूरी मतलब हिटलर का ही सारा खेल था। तो इसलिए हुआ था कि जर्मनी वाज हैड रिस्पांसिबल टू वॉर, उसने कहा कि इस ट्रीटी में ये कहा गया कि जितने भी वॉर हुई है जर्मनी इसमें मतलब कि विक्टिम पाया गया। जर्मनी वाज द फोर्स टू द पे कंपनसेशन अबाउट 6 बिलियन पाउंड्स अंडर द वॉल गिल्ट कॉज। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब ये वो ट्रीटी ऑफ वर्सले हुआ था, ये अल्सेशियन रीजन में भी क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, तो जर्मनी को फोर्स क्या था, कंपनसेशन, आप उसको जो मुआवजा दोगे 6 बिलियन पाउंड का दोगे। ठीक है भाई, एक ये पॉइंट हो गया। फिर वहां पे जर्मनी लॉस्ट ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, 10% खत्म कर चुका था, अपनी 13% पॉपुलेशन खत्म कर चुका था, 75% टेरिटरी खत्म कर चुका था, आयरन 25% कर चुका, कोल टू अलाइड पावर, मतलब ये सारी चीजें हैं क्या लॉस्ट, मतलब सब एक दूसरे पे जा चुके थे। फिर धीरे जर्मनी क्या होता, डिमिलिटराइज्ड हो गया टू वीकन इट्स पावर, धीरे खत्म हो गया। रिसोर्सेस जो रिच रियलैंड थे वाज आल्सो ऑक्यूपाइड विद द अलाइड पावर, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटेन का ही हाथ था, समझे दोस्त। उसके बाद आप जानते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ हिटलर किस तरीके से, यहाँ पे आस्टियम हिटलर का जन्म होता है 1818 में, ठीक है 1889 में। फिर धीरे धीरे आके वो हेड बनता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर का, ठीक भाई, जिसे आप बाद में कहते हैं नाजी पार्टी भी कहते हो। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जो है चांसलर बन जाता है। फिर 28 फरवरी 1933 को हिटलर द डिफेंड द सस्पेंड द सिविल राइट्स खत्म कर देता है, और यहाँ पे थ्रू द 5 डिक्रीज भी कहा जाता है। द फीट ऑफ द जापान, मतलब कह रहा है विद द डिफीट ऑफ द जापान एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। ये तो आपको धीरे धीरे आते जाओगे तो ये वाला पॉइंट 1947 में आएगा। इतना आने के बाद ये 3 मार्च पूरी कहानी इसकी, आपको ज्यादा डिटेल में जानी, इसकी पूरी डिटेल एक बार पढ़ लेना। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये देखो अलाइड पावर में क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, आपको यूनाइटेड, ये जब आप क्लास 11th 12th में पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। फिर जर्मनी, इटली, जापान, तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको पता चल गया। तो मुझे बताओ
जो जापान है, जापान की राजधानी कौन सी है, जापान की जो कैपिटल है, जापान का कैपिटल क्या है? अगर आप लोग पढ़ते हो सही से तो बताओ भाई जापान का कैपिटल क्या है, समझे? तो चलो भाई आप लोग कमेंट कर बताना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन ये है, मेंशन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सले। ट्रीटी ऑफ वर्सले के आपको 3 पॉइंट बताना है, जो कि सीधा सीधा आप आंसर यहाँ पे ये वाला लगा दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, समझे भाई? यहाँ पे 6 मिलियन पॉइंट को बोला था आप पे करोगे, फिर सारे जिम्मेदार आपको जर्मनी ठहराया गया था, इतनी सारी चीजें लॉस थी, और जो रियल लैंड था सबसे पावरफुल लैंड थे, मतलब वो क्या होता, ऑक्यूपाई कर लिया था किसके? राइट पावर के थ्रू से। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे पहले यहाँ देखो, जो ट्रीटी ऑफ वर्सले था साइन ऑन जून 28 1919 को हुआ था बाय द जर्मन एंड द अलाइड नेशन। क्यों था भाई? अलाइड नेशन। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड विच वाज द हेल्ड जनवरी 1990, जो कि आप जानते हैं इनके की फैक्टर क्या क्या थे। सब कुछ लॉस हो गया, पनिशमेंट भी मिला, मिलिट्री पावर भी गई, फिर आप जानते हो यहाँ पे इकोनॉमिक फाइनेंशियल चला भी गया, टेरिटरीज भी इसकी चली गई, सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरीज रियल लैंड वाली चली गई, लैंड लॉस हो गया इनका, फॉरबिडन यूनाइटेड ऑस्ट्रिया भी खत्म हो गई, एक्सक्लूडेड लीग ऑफ नेशन भी खत्म हो गया, पहले लीग ऑफ नेशन रोका गया था जिससे वर्ल्ड वॉर ना हो, वॉर गिल्ट काउजेस था, ये अमाउंट ऑफ ये रिप्रेजेंटेशन भरना पड़ा 6 बिलियन पॉन्ड का, ठीक भाई। यहाँ पे फिर टर्म्स एंड डिसएग्रीमेंट हुआ, रियलैंड डिमोनेटाइज हो गया वहां से, जो इनके पास सबसे ज्यादा सोशल मतलब जो वहां से अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाते थे, ये सारा चीज चला गया इनके पास। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, छाप लो, 2025 में छपेगा पेपर में। उसके बाद आपने देखा एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द जर्मनी पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल। आप जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसका क्या इंपैक्ट पड़ा था जर्मनी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन ये भी कर लेना आप यहाँ पे। व्हाट इज द रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द नाजी सोसाइटी, प्रोपोगेंडा वाला क्वेश्चन का भाई, ये नाजी प्रोपोगेंडा का आपको स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई, और नाजी सोसाइटी का बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इतना आपको दिख गया कि क्या क्या करना है, तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनो, यहाँ पे हिस्ट्री का तो हो गया आपका काम सेट, समझे मेरे भाई। अब मुझे आप लोगों को कमेंट चाहिए ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, या आपके पास जो भी आपको लगे कि अदर सब्जेक्ट करना है वो। उसके बाद मैथ में ऑलरेडी करवा चुका हूं, मैथ्स के पेपर में आपके लिए मैंने बता दिया, ऐप डाउनलोड करो, 3 सेट है मैथ्स का, उसे आप अनलॉक करो, लगा डालो, आपको पूरा पेपर सेट हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा, अब पुराने प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। बस मेरे भाई अगर आप क्लास 9th में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इतना सफिशिएंट है, और साथ साथ भाई सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। और भाई आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। बस एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज कर लो, समझे दोस्त। उसके बाद भाई व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, ना तो आपको मैराथन में 10 घंटा देना है, ना ही आपको अपना भेजा खपाना है। आपका समय अभी प्रीशियस है, मौज करो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।